जय हिंद दोस्तों, मैं मुकेश श्रीवास्तव और इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता ही है कि बहुत सारे एग्जाम आ रहे हैं और अधिकतर एग्जाम में संविधान से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसी में एक लेसन है आपका संसद। और संसद के दो सदन होते हैं, एक तो होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। तो आज हम प्रथम सदन की बात करेंगे यानी लोकसभा की बात करेंगे। तो आइए फिर देखते हैं क्या क्या आपके ऐसे पॉइंट हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, उस पर हम लोग टारगेट करेंगे। साथ में आप पीछे जो डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम के माध्यम से बहुत ही कम लिख कर भी आप हर सारे फैक्टर याद रख सकते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है लोकसभा। सबसे पहली बात आता है कि भाई लोकसभा किस अनुच्छेद के अंदर है। ठीक है, किस अनुच्छेद के अंदर है। तो एक बहुत फेमस ट्रिक है, आपने सुना होगा, सरल। स से संसद यानी 79 अनुच्छेद है, र से राज्यसभा 80 अनुच्छेद है और ल से हो जाता है लोकसभा 81 अनुच्छेद है। तो यानी लोकसभा किस अनुच्छेद में है यानी आर्टिकल में है, वो है 81। अब आते हैं इस साइड डायग्राम में उपनाम। उपनाम मतलब और किस नाम से इसे जाना जाता है। तो भाई मैंने कह दिया आपका दो सदन है, तो दो सदन है यानी प्रथम सदन कौन सा हो गया, लोकसभा। ठीक है, यहाँ पे इसको कहते हैं प्रथम सदन। उसके बाद इसे उच्च सदन ना कहकर इसे निम्न सदन कहा जाता है। उच्च सदन किसको कहा जाता है, तो राज्यसभा को। तो देखिए, पहला हो गया आपका प्रथम सदन, दूसरा हो गया निम्न सदन, तीसरा हो गया लोकप्रिय सदन। अब इसे लोकप्रिय सदन क्यों कहते हैं, तो यहां समझने वाली बात है कि यहाँ जो सदस्य चुनकर जाते हैं संसद में, वो जनता के द्वारा अपने नेता को भेजा जाता है चुनाव करके। प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, निर्वाचन जनता के द्वारा होता है, इसीलिए इसे लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है अस्थायी सदन। अब अस्थाई मतलब जो कभी भंग ना हो, और अस्थाई का मतलब यानी समय पे भंग हो जाए। इसका मतलब इसका कार्यकाल एक सीमित है, और कार्यकाल कितना है इसका, 5 वर्ष। मैंने कार्यकाल यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। परंतु एक बात और भी समझने वाली बात है कि जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था, आया था, तो उसमें लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष पहले था, उसको बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। ठीक, तो यानी वो जो 42वां है ना, हमेशा बढ़ाता ही है, जोड़ता ही है। तो 5 से 6 वर्ष कर दिया गया। लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन आया तो फिर पुनः इसे 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, 42 से 1 वर्ष बढ़ाया गया और 44 से 1 वर्ष फिर घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। यानी सिंपल लॉजिक कहेंगे क्या, भाई कार्यकाल कितना वर्ष का है, तो 5 वर्ष का है। लेकिन एक यहाँ पे एक लेकिन लगता है। आप समझिए कि अभी किसी देश से अगर अचानक युद्ध हो जाए तो राष्ट्रीय आपात लग जाता है 352। आपने सुना होगा 352 आर्टिकल में राष्ट्रीय आपात का चर्चा किया गया है। और जब ये आपातकाल लगता है तो लोकसभा के कार्यकाल को अधिकतम मतलब 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है। तो ये फैक्ट बार बार एग्जाम में पूछता है कि आपातकाल जब लागू होता है तो कितने वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो आप कह सकते हैं 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। अब दूसरा चीज देखते हैं कि भाई लोकसभा का गठन कब हुआ था। तो आप सिंपल कह दीजिएगा भाई 6 मई 1952 को। कब हुआ था, 6 मई 1952। अब यहां मैंने लिखा हुआ है संरचना। ठीक, तो मैंने कुछ फैक्ट को बाद में बताएंगे, लेकिन यहां पे देखिए संरचना। तो संरचना का मतलब होता है जो हमारा सदन है और उस सदन में सदस्य कैसे कैसे कौन कौन सदस्य होते हैं। तो यहाँ पे संरचना में मैंने 2 भाग बांट दिया है। एक तरफ लिख दिया है सदस्य जो एमपी चुनकर आते हैं, और एक तरफ मैंने इधर किया है प्रमुख। जैसे आप देखते होंगे स्पीकर होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, तो वो ऊपर में बैठे रहते हैं और सारे सदस्य नीचे बैठे रहते हैं। इवन आपको प्रधानमंत्री, गृह मंत्री भी नीचे रहते हैं और ऊपर में एक व्यक्ति बैठे रहते हैं, तो वो लोकसभा अध्यक्ष है। तो उनके बारे में बाद में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। लेकिन पहले सदस्य के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, जो सदन है और उसके जो सदस्य हैं वो जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं। यानी हर 5 साल पे चुनाव होता है और चुन कर चले जाते हैं, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाते हैं, यानी एमपी कहलाते हैं, यानी सांसद कहलाते हैं। तो यहाँ पर पहले आते हैं सदस्य संख्या की बात करते हैं। अब जब संख्या की बात करें तो इसको भी 2 भागों में बांट दिया गया है। एक तो आपका अधिकतम, ठीक, दूसरा हो गया वर्तमान। तो पहले अधिकतम की बात करें तो इसकी अधिकतम संख्या है 552। ठीक है, 552।
लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब हमारा मूल संविधान बना था तो इसका संख्या था आपको 525, ठीक। फिर उसके बाद इसको बढ़ाया गया, 545 किया गया। फिर उसके बाद दमन द्वीप ये सब जुड़े, तो मतलब इसके साथ बढ़ते ही हुए फिर उसका हो गया 552। यानी पहले था 525, फिर हो गया 545 और फिर अधिकतम संख्या हो गया आपका 552, ठीक। लेकिन अगर वर्तमान संख्या की बात करें तो वर्तमान संख्या कितना है, तो आप कह दीजिएगा 545। अब यहाँ पे 545 कहाँ से चुने जाते हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि 545 कैसे कैसे आप कह सकते हैं। तो उसमें से 530 है तो जो आपके राज्य है, राज्य से वो नेता लोग चुन के आते हैं, ठीक, राज्यों से। तो उसके बाद आप 13 यहाँ देख रहे हैं, तो 13 केंद्र शासित जो प्रदेश होता है उससे चुनकर आते हैं। यानी आपका 530 राज्यों से और 13 जो हो गया आपका हो गया केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन यहाँ पे 2 और है। अब वो 2 कौन है, तो एंग्लो इंडियन, जैसे अल्पसंख्यक की भी कह सकते हैं, तो एंग्लो इंडियन चुने जाते हैं कि चुनाव जीतते नहीं है, ये राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। यहाँ पे एक फैक्ट याद रखिएगा, निर्वाचन और मनोनीत में अंतर है। निर्वाचन का मतलब होता है जो चुनाव जीत कर पहुंचता है, ठीक, उसे निर्वाचन कहेंगे। मनोनीत का मतलब होता है कि मेरा मन हुआ और मैं किसी और टीचर को ले आऊं और मैंने कर दिया कि भाई अब इस चैनल पे ये सर भी पढ़ाएंगे, तो ये मैंने एक नियुक्ति कर दिया, उनका कोई चुनाव नहीं किया, बस मेरा मन हुआ और मैंने कर दिया, तो उसे बोलते हैं मनोनीत। तो ये मनोनीत कौन करते हैं, तो एक ही आदमी ज़्यादा करते हैं। आपको पता है कि नियुक्ति ये सब राष्ट्रपति करते हैं 2 एंग्लो इंडियन को। और ये आर्टिकल भी पूछता है आपका 331, ठीक है, 331। लेकिन एक लॉजिक और भी देखिएगा, देखिए 331 से 2 एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, तो 331 प्लस 2 कितना हो गया, 333। अब 333 क्या है, तो विधानसभा में, राज्यों के विधानसभा में राज्यपाल जो होते हैं वो एक एंग्लो इंडियन मनोनीत करते हैं, एक। वो किस अनुच्छेद के द्वारा, 333 के द्वारा। अब आगे बात आता है कि भाई मैंने अधिकतम देख लिया, फिर वर्तमान देख लिया, फिर क्या ये संख्या, जनता की संख्या तो कंटिन्यू बढ़ती रहती है। और आपको पता है कि 1971 की जनगणना के आधार पर यह सीटों का आवंटन किया गया है। तो क्या जनसंख्या बढ़ा नहीं है, बिल्कुल बढ़ा है। और इसमें 42वें संविधान संशोधन द्वारा आपका 2000 तक सीटों को स्थिर कर दिया गया था। फिर उसके बाद एक और संशोधन हुआ, 84वें संविधान संशोधन 2001 के अनुसार लोकसभा और विधानसभा, राज्यों का भी जो विधानसभा है, लोकसभा और विधानसभा के सीटों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कब तक नहीं होगा, तो आप कह दीजिएगा 2026 तक। 2026 के बाद सीटों में परिवर्तन आगे होगा या संशोधन होगा या क्या होगा, वो आगे की बात है। लेकिन ये वाला बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछता है, ठीक। अब बात करते हैं योग्यता के बारे में। योग्यता आप बहुत चीज़ देखते हैं कि योग्य और अयोग्य, जरा इसके बारे में बात करते हैं। तो आप सिंपल एक चीज़ समझिए कि योग्यता, इसमें पढ़ाई लिखाई कुछ मांगा नहीं जाता है। इसमें मिनिमम कहा जाता है कि कम से कम आप 25 वर्ष होना चाहिए, मतलब 25 से आप ऊपर होइए, 25 से नीचे नहीं, ठीक। अब ये योग्यता है। लेकिन कभी कभी आपने सुना होगा कि जो एमपी होते हैं, जो चुनाव जीत जाते हैं, ठीक, अब जीतने के बाद भी इनकी योग्यता नापी जाती है। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति जीतता है और किसी दूसरे पार्टी से, और फिर 1 साल के बाद किसी दूसरे पार्टी में मिल जाता है, तो उसको दल बदल अधिनियम कहते हैं, जो 10वीं अनुसूची में है। और आपका 52 और संविधान संशोधन 1985 के द्वारा दल बदल अधिनियम जोड़ा गया था। अगर ये काम कोई करता है जीतने के बाद अगर दूसरे पार्टी में चला जाता है, या जिस पार्टी में उस पार्टी का बात नहीं मानता है या उसके विपरीत वोट दे देता है, तो वो अयोग्य ठहराया जाएगा दल बदल अधिनियम के द्वारा, ठीक। और ये अयोग्य कौन ठहराता है, अंतिम निर्णय किसके होता है, तो लोकसभा अध्यक्ष का।
एक बात और भी है कि जैसे अगर कोई निर्दलीय, मान लेते हैं कि कोई निर्दलीय जीत गया, अब वो किसी पार्टी से नहीं है, लेकिन जैसे ही जीता और उसके कुछ समय बाद, ये 1 साल बाद, 2 साल बाद, कभी भी 5 साल के अंतर्गत में, अगर वो किसी दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, ठीक, अगर वो किसी दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, तब भी वो अयोग्य ही ठहराया जाएगा। ठीक है, ये जीतने के बाद की बात है। और एक और भी है, जैसे अगर मान लेते हैं कि कोई अगर एमपी है और अगर वो लगातार 60 दिनों तक संसद में नहीं आता है, बिना अनुमति, बिना कोई ये दिए हुए, और लगातार 60 दिन तक नहीं आता है, तब भी लोकसभा अध्यक्ष इसकी सदस्यता रद्द कर सकते हैं। ठीक, तो ये योग्यता के ऊपर में है, और सिंपल है योग्यता, आप याद रखिए कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए। अयोग के बारे में मैंने बात कर ही लिया है, सॉरी। अब बात करते हैं शपथ का। यहाँ शपथ बड़ा कंफ्यूजन रहता है, कहीं आप लोग देखते हैं राष्ट्रपति, तो अगर आप राष्ट्रपति लिख दीजिएगा तो बहुत से विद्वान लोग जग जाते हैं और कहते रहते हैं कि अरे सर तो पहले आप पढ़ लीजिए, आपको पता है ये नहीं है। वहाँ देखे थे प्रोटेम स्पीकर देते हैं, लेकिन देखिए शपथ का वर्णन किस अनुसूची में है, ठीक, तो आपको पता है तीसरे अनुसूची में। तीसरे अनुसूची के अंतर्गत अनुच्छेद 99 के तहत कहा गया है कि ये जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेते हैं या राष्ट्रपति किसी को नियुक्त करते हैं। लेकिन जनरली आप देख सकते हैं कि इसमें प्रोटेम स्पीकर का मतलब होता है कि आप किसी को भी आप तत्काल के लिए आप स्पीकर बना देते हैं, वो चुनाव होता नहीं है उनका, वो चुन के नहीं आते हैं और वो प्रोटेम स्पीकर के रूप में कहे जाते हैं। वो उनका काम होता है सिर्फ शपथ दिलाते हैं और उसके बाद फिर हट भी जाते हैं, या फिर अगर अध्यक्ष के रूप में चुने जाएंगे तो वही अध्यक्ष हो जाएंगे। तो वही है, तो राष्ट्रपति के द्वारा या समक्ष किसी को नियुक्त करते हैं या प्रोटेम स्पीकर भी आप बोल सकते हैं। अनुच्छेद कितना है तो 99। लेकिन एक बात और भी है, आप कहीं कहीं किताबें देखिएगा कि भाई आप शपथ कोई अगर नहीं लेता है और संसद में बैठता है तो प्रतिदिन संसद में बैठने का ऐसे जो कोई व्यक्ति अगर शपथ नहीं लेता है तो वो सदन का सदस्य तो वो अभी कहलाएगा ही नहीं और सदन में बैठने का भी अधिकार नहीं है। लेकिन कहा जाता है कि प्रतिदिन उसको 500 रुपये का फाइन भी लगता है। क्लियर। अब आते हैं आगे, इस डाटा को आप देखते जाइए। सिंपल सा मैंने एक डायग्राम बनाया है, आप जो 4 से 5 पेज में देखते हैं ना, वो आप सिर्फ एक छोटे से डायग्राम में आप क्लियर कर सकते हैं। और डायग्राम एक ऐसा चीज होता है जो आपके दिमाग में बहुत जल्दी हिंट करता है, तो इस हिंट को आप समझिए और आप पूरे आप चीज को समझ जाइएगा। अब बात करते हैं, सदस्य की बात हो गई, अब बात करेंगे किसका, प्रमुख का। तो यहाँ पे एक मैंने लिखा हुआ है अध्यक्ष, एक लिखा हुआ है उपाध्यक्ष, महासचिव के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ये कहाँ से आते हैं, क्या इनके लिए अलग से जनता चुन के भेजता है? तो ऐसा नहीं है। जैसे मान लेते हैं 545 सदस्य चुने गए, तो सब वोल्टेज डाउन हो रहा है, 545 सदस्य चुने गए और उसके बाद अपने में ही जैसे ही लोकसभा का पहला बैठक होता है तो पहला ही काम क्या होता है कि वो अध्यक्ष चुनते हैं। ठीक, अपने ही सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को चुनते हैं। तो चुन जाने के बाद मतलब क्या हम लोग नियुक्त होने के बाद तो एक और क्वेश्चन आता है कि ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो शपथ नहीं लेते हैं? तो आप कह दीजिएगा लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपने पद का शपथ नहीं लेते हैं, क्योंकि वो एमपी के रूप में पहले से शपथ लिए रहते हैं, इसलिए शपथ नहीं लेते हैं। उसके बाद अगर कहा जाए कि यार ये त्यागपत्र किसको देते हैं, तो अध्यक्ष त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देते हैं और उपाध्यक्ष त्यागपत्र किसको देते हैं, अध्यक्ष को। सिंपल है। और अगर इनको हटाना होगा तो 14 दिन के पूर्व सूचना दिया जाता है और उसके बाद 2/3 वाला बहुमत वाला पास होता है। एक तरह से महाभियोग प्रक्रिया आपने राष्ट्रपति को सुना होगा, लेकिन उससे थोड़ा सा कम में है। अब बात करते हैं, यहाँ पे एक और भी है महासचिव। महासचिव कौन होते हैं? तो ये एक अस्थाई मतलब अस्थाई नहीं, अस्थाई पदाधिकारी होते हैं जो इनका दायित्व किसके प्रति उत्तरदायी रहते हैं, अध्यक्ष के प्रति। यानी अध्यक्ष जो बोलेंगे वो करेंगे। और ये जब अधिवेशन बैठता है, जब लोकसभा का अधिवेशन बैठता है तो ये राष्ट्रपति के तरफ से सदस्यों को पत्र लिखते हैं कि भाई आपको अधिवेशन के लिए बुलाया जा रहा है। एक तरह से देखा जाए तो ये बहुत सारा काम करते हैं, और अगर अध्यक्ष ना हो तो बहुत सारे उनके जगह पे भी ये सब काम करते हैं। तो ये आपके महासचिव हुए।
एक बात और भी पूछा जाता है कि अगर इत्तेफाक से मान लीजिए कि अध्यक्ष भी नहीं है, ठीक, अध्यक्ष भी नहीं है और उपाध्यक्ष भी नहीं है, अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं है तो लोकसभा का संचालन कौन करेगा? तो यहाँ पे ये कहा गया है कि 6 सदस्यों का एक पैनल बनाया जाता है, 6 सदस्यों का एक चुना जाता है। मान लीजिए ये 6 सदस्यों का, तो बारी बारी से पहले दिन ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, ऐसे करके अध्यक्षता करेंगे सभा का, ठीक। तो ये होता है। उसके बाद अगर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन एक चीज और भी मैंने अभी चर्चा किया कि ये अधिवेशन का सदस्य, जब अधिवेशन होता है तब सदस्यों को लेटर लिखकर भेजते हैं, मतलब राष्ट्रपति की ओर से। यहाँ एक बात का अधिवेशन की बात आया, अब यहाँ भी एक क्वेश्चन आता है कि भाई लोकसभा का अधिवेशन एक साल में कितनी बार बैठता है? तो आप कहिएगा 2 बार। अब यहाँ 2 बार तो नॉर्मली है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछता है कि इन दोनों अधिवेशन के बीच में 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है। अब आगे एक मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है गणपूर्ति। ये गणपूर्ति क्या है? मान लेते हैं कि सपोज ये लोकसभा है और यहाँ पे बहुत कम सदस्य है, बहुत कम सदस्य है। अब 545 सदस्य संख्या है और मुश्किल से 20 आए, तो क्या होगा? क्या सदन चलेगा या रुक जाएगा? तो आपको पता है कि सदन रुक जाता है, स्थगित कर दिया जाता है। अध्यक्ष को यह अधिकार है कि जब गण मतलब आदमी, पूर्ति मतलब पूरा ना है, ठीक। तो अगर ये पूरा ना है, और पूरा कितना नहीं है, 1/10, यानी 545 में से 1/10 कहा गया, तो मतलब 55 सदस्य जो हैं, 55 जो सदस्य हैं, अगर उतना आते हैं तो ठीक है, गणपूर्ति के अंदर नहीं आएगा। अगर इससे ऊपर आते हैं तो सदन चलेगा, अगर इससे नीचे आता है लोग, तो लोकसभा को यह अधिकार है कि वो सभा को स्थगित कर सके। तो ये गणपूर्ति है, ये भी बहुत ज्यादा पूछता है, और इंग्लिश में इसको कोरम कहते हैं। कोरम पूरा होना चाहिए। और सत्र की बात करते हैं तो भाई 3 सत्र होता है। एक बजट सत्र होता है, बजट सत्र, और एक वर्षाकालीन सत्र, और एक शीतकालीन सत्र। लेकिन अब बात करते हैं लोकसभा अध्यक्ष के कार्य। यहाँ पे ये बात करना बहुत ही जरूरी है। कारण है कि इसमें से कुछ क्वेश्चन आते हैं, और मैंने ये नहीं लिखा हुआ है कि सभा का संचालन करना, कार्य स्थगन प्रस्ताव पारित करना, प्रश्न पूछने का, ये सब क्वेश्चन आता ही नहीं है एग्जाम में। आप समझ लीजिए, ये सब सिर्फ किताब भरने और कॉपी भरने के लिए है। आता क्या है? यहाँ पे देखिए, अगर मान लेते हैं कि कोई विधेयक पास हुआ, एक विधेयक गया सदन में, और कोई यस और नो, और वोट नहीं दे सकते हैं, लेकिन जब यस और नो 50-50 हो जाए, बराबर हो जाए, तब उस समय अध्यक्ष उठते हैं, कहता है हम वोट मारेंगे, कहते हैं, और वो जिधर भी दे दें, नो दे देंगे तो नो हो जाएगा, और यस दे देंगे तो यस हो जाएगा। यानी उनका जो वोट होता है एकदम निर्णायक वोट होता है, और इसीलिए कहते हैं कि भाई ये वोट देते नहीं है, लेकिन निर्णायक मत जरूर देते हैं, ठीक। ये हो गया। हाँ, सदस्यों को अयोग्य ठहराना भी इन्हीं का काम है, जो मैंने यहाँ पर बताया था। ये भी हो गया आपका। नेक्स्ट, कोई वित्त विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय करना। मान लीजिए पहले जब वित्त विधेयक आता है तो पहले देखा जाता है कि ये एक वित्त विधेयक, धन विधेयक है या नहीं। धन विधेयक का मतलब है नए कर लाना, पुराने कर को समाप्त करना, इस तरह को हम लोग धन विधेयक कहते हैं, इस तरह के वित्त विधेयक को। तो एक चीज तो समझ में आ गया कि जितने भी धन विधेयक है वो सभी वित्त विधेयक हो सकते हैं, ठीक, होते ही है। और लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं हो सकते हैं, ठीक है। सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं हो सकते हैं, लेकिन सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं। तो कोई भी वित्त विधेयक का धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय करना ये लोकसभा के अध्यक्ष का काम है। अब बात करते हैं संयुक्त बैठक। जैसे कि 108 अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति जो हैं किसी बिल पे अगर कुछ विवाद खड़ा हो जाए, दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में विवाद खड़ा हो जाता है, तो फिर उसके बाद राष्ट्रपति कहते हैं भाई इन दोनों को संयुक्त बैठक कराया जाए, दोनों सदनों की। तो राष्ट्रपति बुलाते हैं 108 के तहत, लेकिन उस संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो आप कह दीजिएगा कि लोकसभा अध्यक्ष। ये भी सबसे ज्यादा पूछता है। और एक चीज और भी है,
सब चीज़ में तो संयुक्त बैठक बैठ सकता है, लेकिन एक संविधान संशोधन वाला जो है, जब विधेयक आता है तो उसमें संयुक्त बैठक करने का प्रावधान नहीं है। आगे बात करते हैं कि जो संसद है यानी लोकसभा या जो संसद है और राष्ट्रपति के मध्य एक कड़ी का काम करना इनका ये है, पत्र व्यवहार करते हैं, तो ये भी ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है। और फिर अगर मैं लास्ट में कहूँ कि प्लीज़ आप मुझे ये बताइए कि पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे और पहले उपाध्यक्ष कौन थे, ये मुझे कमेंट करके बताइए। और साथ में मैं ये भी चाहता हूँ कि देखिए अभी क्या है कि मैं लगातार वीडियो बनाता हूँ, लेकिन लोग सोचते हैं कि वीडियो नहीं बना रहे हैं और थोड़ा थोड़ा गैप हो जाता है, तो कुछ बहुत सारे कुछ प्रॉब्लम होते हैं हर इंसान के लाइफ में। तो वैसे मेरे साथ भी प्रॉब्लम थे, तो थोड़ा सा मेरा चैनल थोड़ा सा कम देखा जा रहा है और थोड़ा दुख होता है। और अगर मुझे आप अगर लाइक करते हैं तो मैं इतना ही कहूँगा कि अगर आप थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं तो कर दीजिएगा, जैसे कि आप थोड़ा सा इसको शेयर कर दीजिए, थोड़ा अच्छा लगे। और जितने सब्सक्राइबर उतने व्यू अभी नहीं आ रहे हैं, तो और अभी एग्ज़ाम है, दरोगा का एग्ज़ाम है, प्लस आपका एपीओ का एग्ज़ाम है। अगर आप और भी पढ़ना चाहते हैं तो अनअकैडमी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप फ्री टेस्ट दे सकते हैं, कोई पैसा नहीं लगेगा। और अगर मैं बात करूँ कि अगर जीके ट्रिक का बुक चाहिए, जैसे मैंने बहुत सारे ट्रिक बनाए हुए हैं, उसका एक छोटा सा बुक बनाया हुआ था और उसको पीडीएफ में चेंज किया हुआ है। अगर उसको आप लेना चाहते हैं तो 20 रुपये लगेगा मात्र, मेरा मेहनत है इसलिए 20 रुपये ले रहे हैं। और अगर 20 रुपये से आप खरीदते हैं तो उसमें बहुत सारे ट्रिक आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और साइंस से रिलेटेड भी ट्रिक आपको मिलेंगे, जो आपके दरोगा और एपीओ के एग्जाम में बहुत ज़्यादा काम करेंगे। तो चलिए फिर ऐसे ही है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।